ठीक है, एडवांस अकाउंट्स की राम राम भाई। हाँ राम 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 राम। हाँ जी, आवाज़ नहीं भाई। हमारी जो बैलेंस शीट थी, हमारा अमलगमेशन का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये पता होगा ना आपको। हाँ, जिस कंपनी को बंद किया गया, जिस कंपनी को उड़ाया गया, जिस कंपनी को फुर्र किया गया, यानी ट्रांसफरर कंपनी की जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट के अंदर देखो मैंने क्या क्या लिखवाया था एक बार, जो टी शेप में बनवाई है मैंने। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, P&L 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000 जिसके 5 और 3, और 6% डिबेंचर्स कितने 2 लाख, ट्रेड पेबल्स 1 लाख। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000। लो जी, और लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, गुडविल 240, पेटेंट्स कितने 50,000। ओके, इन्वेंट्री 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, और कैश 70,000। खत्म। लो जी, टोटल जो भी रहा हो, खैर हमें क्या लेना है। हाँ जी, हमने डिस्कस किया ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज क्या होती है, और कोई खास बात नहीं थी। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को हमें क्लोज करना होता है, और क्लोजिंग करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके थ्रू हमने अपनी जितनी भी एसेट्स थी वो सारी ट्रांसफर कर दी थी एक्सेप्ट कैश। और अपनी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी भी, अच्छा लाइबिलिटी 5 थी कि 3 थी, 5 थी ना, लाइबिलिटी भी मैंने क्लोज कर दी थी, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी थी मैंने, और कैश मैंने रख लिया था अपने पास, है ना। और जो इक्विटी वाला जो डिपार्टमेंट था वो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम कर दिया था, और प्रीफरेंस वाला डिपार्टमेंट प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम कर दिया था। तो देखा जाए तो मैंने एक तरह से सारा सामान पैक कर दिया। अच्छा, जब कैश का मैंने कैश अकाउंट बनाया तो मेरा इक्वल आ गया सारा का सारा। जो बचा हुआ कैश था 55,500, वो मैंने कैश में पेमेंट कर दी थी, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लो जी, यहां पर ये क्लोज हुई, यहां पर ये क्लोज हुई, और वहां पर जाकर ओपन होती है। तो यहां पर जब क्लोज होती है और वहां पर जाकर ओपन होती है, तो हम एंट्री करते हैं भाई, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। एग्रीड वैल्यू थी 5,50,000, और प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000, और पेशेंट्स 20,000, और इन्वेंट्री यस 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 तुसी। बस जी, हाँ जी, 1 मिनट। 2 लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, हेलो 5,000, और 6% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड। हाँ जी, आपने जो, आवाज नहीं, आपने जो एसेट्स टेक ओवर की उसकी एग्रीड वैल्यू आपने कल टोटल करवाया था मुझे, 32 लाख समथिंग, क्या था वो, 17,90,000 था क्या। हाँ जी, 1730। मैंने गुडविल नहीं लिया, देख लेना, कल हमने गुडविल ले रखा था। $15,50,000 है जी, 15,50,000 की तो एसेट। अच्छा, डिबेंचर्स पता है कितने थे, 2,000 डिबेंचर थे, और उसके एक की वैल्यू लगाई थी 105। तो ये लाइबिलिटी परचेज की थी हमने 210 में, इसकी एग्रीड वैल्यू 210, और क्या था, 2 ट्रेड पेबल्स भी थे ना, कितने के
देखो जरा, देखो देखो देखो, 120 और बस, और क्या? हाँ रिजर्व वगैरह छोड़ो एक बार। लो जी, आपने लाइबिलिटी टेक ओवर की 3,35,000, ओके, और आपने ना रिजर्व भी लिए, बताना कैपिटल रिजर्व 1 लाख, और पी एंड एल 10,000, 50,000, और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, और बस ठीक है जी, ये आपके हो गए रिजर्व एंड सरप्लस। और ये कितने के हुए? 1,53,000। लो जी, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर का जो तुमने अकाउंट बनाया, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, और पी एंड एल कितना 50,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 3,000, और एक रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था 382,500। और कोई भी था क्या? नहीं। ये जो पूरी इनकी वैल्यू बनाई गई थी ना 13,35,500 बोल रहे हैं जी, एक बार चेक करके बता दो। यस, ये जो टोटल अमाउंट पेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उसके बदले में कैश दिया गया 1,60,000, और इक्विटी शेयर दिए गए उस कंपनी में जेड में कितना 11,20,000, और साथ में जो कैश बचा था वो भी दे दिया। देखो 13,35,500 का हिसाब हो गया क्या? यस, डन है ना भाई। सीधी सीधी सी बात यह है, इक्विटी शेयर होल्डर को कहा गया तुम अपनी कैपिटल को छोड़ो और तुम अपने सारे रिजर्व छोड़ो, और इसके बदले में 215,500 हो गया क्या ये कैश? अरे 160 और प्लस 55,500, 215,500 तो ले लो कैश, और 1120 के ले लो हमारे इक्विटी शेयर्स। तो क्या ये रिजर्व जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, रिजर्व जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी हिस्सा बनता था उसका हिसाब किताब कर दिया है ना। तो वैसे ये रिजर्व जिंदा रहने नहीं चाहिए। तो इस तरह से तो हिसाब किताब एसेट लायबिलिटी का भी कर दिया, तो वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब वहां से ट्रक में बैठ के चले हैं तो यहां तो आए तो हैं ही। जब एसेट आई है और लायबिलिटी आए हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आए हैं, उनके रिजर्व भी आए हैं, उनके प्रेफरेंस शेयर भी आए हैं। तो इस हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इनको शो ही ना करें हम। वहां क्लोज किया है, यहां ओपन करो। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वहां थे उनका कैपिटल पे राइट था, रिजर्व पे राइट था, वो राइट यहां पर भी तो होगा। लेकिन पता है आपको, यहां पर आने के बाद तो यहां के रिजर्व पे भी राइट हो गया उनका। उस कंपनी के जनरल रिजर्व और इस कंपनी के जनरल रिजर्व अब एक हो गए, उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स और इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर एक हो गए। तो वो जो एक हुए हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका एक हुए हुए रिजर्व पे राइट है कि नहीं है? बोलो, है ना। बस बंद करना तो ठीक नहीं है, ओपन करके रखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताइए, अगर किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और बदले में आपने किसी उस बंदे को देने हैं पैसे, और उस बंदे का नाम क्या है? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड को आपने कितने पैसे देने हैं? 17,20,000, 17,20,000। और एक्चुअली जेड लिमिटेड डायरेक्ट पैसे नहीं लेती है, उसका लिक्विडेटर लेता है। तो हम लिखते हैं लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड। मतलब कल तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तो ये एंट्री बताकर भेजी थी। पहले एंट्री होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर उसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। मैं छोड़ो ना यार, एक एंट्री के अंदर करते हैं हम कि इतने की एसेट्स ली, इतने की लायबिलिटी ली, इतने के लिए रिजर्व लिए, और इसके बदले में हमने 17,20,000 हमने किसको पे करना है? उसके लिक्विडेटर को। अगर मैं अब यहां बैलेंसिंग फिगर निकालूं, मैं आपको दो एंट्री के चक्कर में आज डालना नहीं चाह रहा, मैं बस आपके दिमाग में डालनी थी कि एंट्री दो होती है, पहले बिजनेस टू लिक्विडेटर, फिर एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू रिजर्व और टू बिजनेस परचेज। तो फाइनल एंट्री क्या होगी? एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू रिजर्व टू लिक्विडेटर। हेलो, पहली एंट्री तो बिजनेस परचेज डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, कट गया ना फिर। हाँ जी, सुनिए ध्यान से।
15,50,000 रुपए की एसेट्स और 3,35,000 की लाइबिलिटी, तो इसे बोलते हैं बिजनेस की नेट वर्थ 12,15,000। लेकिन आपने 153 के रिजर्व भी खरीद लिए, तो मैं अगर ये कहूं कि एसेट तो है 15,50,000 और लाइबिलिटीज हैं 3,35,000 और रिजर्व्स हैं 153,000, तो डिफरेंस कितना आता है? 10,62,000। 10,62,000 का सामान लिया और बदले में 17,20,000 का सामान दिया इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर्स एंड कैश, है ना? अब बताओ 1062 के बदले में 1720 का सामान दिया, 6,58,000। आपने फालतू दिए या कम दिए? फालतू दिए, तो इसे हम कहते हैं गुडविल। इसे हम कहते हैं गुडविल। 6,58,000। अच्छा, इस गुडविल में पहले से भी गुडविल थी जो मैंने लिखी नहीं, वो कितनी थी? 2,40,000 थी। अगर मैं वो 240 और लिख देता तो आपकी बैलेंसिंग फिगर पता कितनी आती? 658,000 माइनस 2,40,000, 4,18,000। 4,18,000। अगर मैं ये कहूं एसेट्स 155 की, लाइबिलिटीज 335 की और रिजर्व्स 153 के, तो आपकी वैल्यू बनती है 1062,000 और आपने पे कितना किया? 17,20,000। तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 658,000। 658,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया, उसे हम कहते हैं गुडविल। एक्स्ट्रा पे करते हो तो कहते हैं गुडविल, क्योंकि लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जितनी वैल्यू बनती है उससे ज्यादा पे करते हैं तो क्या कहलाता है? लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। और जितनी वैल्यू बनती है उससे कम पे करते हैं तो प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व्स। क्लियर? ओके। फिर कहते हैं जी 658 थोड़ी एक्स्ट्रा पे किए हैं, 240 की तो गुडविल वहां से आई है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 418 पे किए आपने। तो वास्तव में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे की है 4,18,000 की पे की है। ये एक आइडियल तरीका बनता है भाई, ठीक है? अच्छा, अब सुनो, परचेज के केस में, अब मैं यहां से मेरी बात शुरू कर रहा हूं। इस एंट्री के अंदर कोई क्या दोबारा पूछना है? पूछ लो एक बार। यहां कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये जो गुडविल में शो किया इन्होंने, हाँ मतलब आपने शो किया यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। उसको मतलब 240 को अलग अलग दिखाएंगे या फिर ये सीधा एक में ही दिखा देंगे कि ये 650? 240 को तो अलग अलग की बात तब उठेगी जब मैं 658 दिखाऊंगा। मैं तो ये भी नहीं दिखाऊंगा। दिखाने की बात तो ये कि फाइनली दिखाना क्या तब बता दूंगा। एक बार जो बात हुई है इसमें बताओ, कुछ पूछना हो तो। सर हाँ हाँ बोलो, कहाँ? हाँ जी सर, ये रिजर्व्स का एक बार और बताना सर, क्यों लिए? क्या बताऊं? मैंने तो बता दिया सर, क्यों लिए इधर? क्यों लिए हैं? अच्छा, क्यों नहीं लेने चाहिए? सर वो तो इक्विटी वालों को बांट ही दिए हैं। तो यूं तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हट गई, 1720 में आ गई लैंड एंड बिल्डिंग वो वगैरह। तो सर कंपनी के पास चली गई ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स भी तो यहाँ आ गए। इक्विटी शेयर होल्डर अकेले आए हैं या अपना रिजर्व वगैरह लेके आए हैं? तो सर वो तो उनके पास ही रहेगा। उनके पास ही रहेगा या फिर वो कंपनी अलग से लेगी उनसे? देखो, मैंने इसलिए अकाउंट बनाया था कि ये इक्विटी शेयर होल्डर को जो आपने पे किया है कैश और इक्विटी शेयर्स, ये खाली कैपिटल के बदले में किया है या रिजर्व वगैरह भी है? रिजर्व वगैरह भी है ना। इन पूरे के कंसिडरेशन के बदले में आपने 1720 दिया है, तो वो कंपनी इनके रिजर्व क्यों ना ले भाई? माइक बाबू, माइक। सर इसमें कहने का मतलब ये है कि जो नेट पेएबल अमाउंट उनको बचती है शेयर होल्डर्स को लास्ट में लिक्विडेट करने के बाद, उसकी कंसिडरेशन 1120 पे करी है। दोबारा बोलो एक बार। इसका मतलब कि जो कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद जो नेट पेएबल बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसका जो कंसिडरेशन है वो 1120 में पे किया। हाँ जी, हाँ जी। 1120 क्या? 1120 भी और 160 भी? हाँ मतलब वो 1720 1280 हो गया टोटल। हाँ 1280 हो गया क्या? 440 तो प्रेफरेंस क्या है ना। हाँ हाँ हाँ, 17-20 छोड़ दो। हाँ ठीक इक्विटी है, के तो 1280 1280 ओके ओके, बिल्कुल यही है जी। सर हाँ जी सर, ये जो इक्विटी को पे किया हमने 1280, ये हमने रिजर्व्स के ल्यू में ही तो पे किया है। रिजर्व्स के? अब हमने रिजर्व्स लिए, ठीक है, कैपिटल इनकी बनती है 8 लाख, बैलेंसिंग फिगर रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स के बदले में ही तो हमने शेयर्स और जो है वो कैश पे आउट किया है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले में पे किया। उनके रिजर्व्स अगर इतने ना होते तो इक्विटी की वो भी नहीं बनती,
क्या कहते हैं, वर्थ ना बनती इतनी। हाँ, तो फिर एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू भी कम होती। आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा आता है, इसलिए कि घूमी 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 करके एक ही आता है। वहाँ से इंक्रीज होगा तो इधर भी इंक्रीज होगा कुछ। इधर आपके लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इधर से रिजर्व बढ़ जाएंगे आपके। इधर से न्यू इशू करोगे तो इधर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इधर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर नए लोन ले लोगे तो यहाँ से लोन बढ़ेगा, उधर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। माल बेच दोगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो P&L और रिजर्व में चला जाएगा। बैलेंस शीट का इफेक्ट तो ओवरऑल सेम ही रहता है। सर, हाँ जी, एक बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर एंट्री करी थी, हाँ, तो वो दोनों अकाउंट को क्लोज किधर करा है? कौन सा बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर? देखो यार, पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। जो मैंने एक एंट्री की बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, और फिर मैंने की एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू रिजर्व सारे और टू बिजनेस परचेज, है ना। तो ये देखो, बिजनेस परचेज को डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया, तो एंट्री क्या हो गई? एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू रिजर्व्स और टू लिक्विडेटर। एक बार बिजनेस परचेज को डेबिट किया, एक बार क्रेडिट भी तो किया। फिर कल जो एंट्री बताई थी मैंने, उसके अंदर ये था। तो मैंने कहा छोड़ो यार, क्या डेबिट क्रेडिट के चक्कर में पड़ना है, एक ही कर दो, टू लिक्विडेटर। तो एसेट्स कितने की है टोटल देखना। एसेट थी 1215, नेटवर्थ है ना, एसेट थी 15,50,000। ये देखो 15,50,000। लाइबिलिटी कितने की थी? 3,35,000। रिजर्व कितने थे? 1,53,000। और लिक्विडेटर को देने कितने हैं? 17,20,000। तो गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये देखो, इसमें क्या जानना चाह रहे हो? देखो आप, वैसे एंट्री होती है, पहले लिखते हैं बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर 1720, और फिर बिजनेस परचेज क्रेडिट हो जाता है, यहाँ टू बिजनेस परचेज हो जाता है। तो जब ये और ये कट गए तो यहाँ पर ये एंट्री बची, एसेट्स गुडविल टू लाइबिलिटी टू रिजर्व टू लिक्विडेटर। ठीक है, ऐसा है। बातें काफ़ी हो गई, मैं आपको फाइनल आंसर देता हूं। अगर केस हो मर्जर का, ठीक है, मर्जर के केस में क्या होता है कि ट्रांसफर कंपनी को अपने साथ बिठाती है, मर्ज करती है, एक मजबूत गठबंधन होता है, और उसके अंदर उस बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होता। उसकी एसेट्स जितने की थी सारी की सारी उतनी वैल्यू पर यहां लाएंगे, उसकी लाइबिलिटीज जितनी थी सारी की सारी यहां लेके आएंगे, उसके रिजर्व्स जितने थे सारे के सारे यहां लेकर आएंगे। ये कब है? जब मर्जर हो रहा हो। मर्जर में दोनों एकदम मजबूत तरीके से दोस्त बनते हैं, बेली बनते हैं। क्या बनते हैं? डब्बी यारी होती है, वहां पर पक्के वाली यारी होती है। ठीक है, परचेज के अंदर यहां नहीं बिठा जाता, यहां बैठ जा भाई, बैठ यहां, खरीदा है तेरे को, खरीदा गुलाम को जाता है। बात समझ आ रही? खरीदा गुलाम को जाता है, लोअर को खरीदा जाता है, साथ वाले को तो बिठाया जाता है, साथ के अंदर मजबूत होता है जो। तो अगर मर्जर का केस होता है ना, तो ये ठीक है, सारा सब कुछ सही है। हाँ, इसमें फिर जो बैलेंसिंग फिगर है उसको भी मैं गुडविल नहीं लिखूंगा। क्यों? गुडविल क्या है? लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को परचेज करते हैं, लॉस होता है, तो उसे गुडविल नहीं लिखते। कौन बोला? शाबाश, बहुत अच्छे। कौन बोला? किसके मुंह से निकला था अभी? P&L किसके मुंह से निकला? शाबाश, बहुत अच्छे, इसके लिए तालियां बजा दो। जब बराबरी का भाई आता है ना और बैठता है, तो यूं नहीं कहते यार तेरे को परचेज करने पर मुझे लॉस हो गया, मुझे तेरी गुडविल के फालतू देने पड़ गए। यार भाई में गुडविल, और भाई को खरीदा, शर्म आती है तेरे को? तो वहां क्या लिखते हैं? P&L। मेरा लॉस तेरा लॉस बराबर है यार, हम P&L से कवर करेंगे उसे। P&L का डेबिट बैलेंस आता है वहां पर। तो अगर यही केस मर्जर का होता तो मैं गुडविल ना लिखता यहां, ये जो भी अमाउंट आ रही है 658। अब इससे आगे मत पूछना गुडविल लिखते कि ना लिखते, इसको छोड़ दो एक बार। अगर डिफरेंस आता तो हम क्या लिखते? P&L। अगर ये मर्जर का होता, क्योंकि सौदा खरा खरा मुकाबले का है, बिल्कुल एकदम बराबर का है, डब्बी है, जमा। ठीक है, एक पावर जुड़ी है हमारे साथ।
तब यूं नहीं कहते हम लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस ना। तेरी एसेट्स मेरी एसेट्स, तेरी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी, तेरे रिजर्व मेरे रिजर्व्स, तेरा लॉस मेरा लॉस, मेरा लॉस तेरा लॉस। बात समझ आ गई? ठीक है, दोस्ती एकदम पक्की होती है। नुकसान फायदा जो भी है वो हम यूं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आएंगे कि मैंने इसको खरीदा, फालतू दिया है, गुडविल के दिए हैं, कम दिया है, कैपिटल रिजर्व नहीं। वो गाना है ना कौन से, अरे तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, ऐसा अपना प्यार, ध्यान पे भी खेलेंगे, टी 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 टी, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। समझ रहे हो, ये होती है दोस्ती। ठीक है जी, तो यहां पर सारे फायदे नुकसान म्यूचुअल होते हैं, यहां पर कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, ये दोस्ती है, ये मर्जर है। बात समझ आ गई? ठीक है। और परचेज में क्या होता है कि परचेज में वो जो विलेन है वो लास्ट के अंदर वो हीरोज को बांध के डालता है वहां, अब बता ठाकुर बहुत जुल्म किया तुमने हमारे गांव वालों पे, ठीक है ना, अब कैसा लग रहा है तुझे? हाँ जी, अरे ठाकुर वो शोले, वो ठाकुर दूसरा है जो ब्याज पर पैसे देता था, वो फिल्म चेंज हो गई, तू शोले में ही पड़ा अभी तक। इस फिल्म का ठाकुर टंकी पे चढ़ रहा है। लो जी, तो क्या है, बस सीधी सी बात यह है कि मर्जर का केस हो तो ये सारी बातें ओके है। परचेज के केस में जो तुम्हारे रिजर्व है वो मेरे किसी काम के नहीं है, हम यहां नहीं लिखते ये रिजर्व। हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई तेरी एसेट्स है कितने की, 1550 की, और लाइबिलिटीज है कितने की, 335 की। तो तेरी वैल्यू जो बनती है, तेरी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 12,15,000। ओके, तेरी वैल्यू बनती है 12,15,000। ले फालतू ले और इधर आ चल और यहां बैठ जा। परचेज का केस है तो यहां पर क्या हुआ, 17,20,000, 5,05,000। अब हमारा बंदा कह रहा है भाई साहब इसको फालतू क्या दे रहे हो? है यार, थोड़ी बहुत रेपुटेशन इसकी भी है, इसको फालतू दे दिए, इसका मुंह बंद हो गया, बात खत्म। अब ये मार्केट में उछलेगा नहीं, अपन इसको यहां बिठा दिया ना, बस ये अपनी जीत है। थोड़े बहुत फालतू लेके भी खरीद लो यार, क्या दिक्कत है? तो यहां पर है ना, इन रिजर्व, ये सारे के सारे रिजर्व कैपिटल नेचर के ही माने जाते हैं। क्यों? अगर मैं यहां P&L लिख देता हूं तो किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का। अगर मैं वर्कमैन्स कंपनसेशन लिख देता हूं तो भी कौन सा? रेवेन्यू नेचर का। अगर मैं जनरल रिजर्व लिख देता तो भी कौन सा होता? रेवेन्यू नेचर का। चलो कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का होता है, वो एक अलग बात है। तो कैपिटल रिजर्व तो वैसे भी आ सकता है, हमारे यहां भी आ सकता है। अगर फालतू पे करते हैं तो गुडविल, कम पे करते हैं तो कैपिटल रिजर्व। तो चलो कैपिटल रिजर्व वाली बात तो कैपिटल रिजर्व के रूप में रह जाती, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व हमारे यहाँ रेवेन्यू रिजर्व नहीं रहते। क्यों? उस बिजनेस को हमने क्या करा है? खरीदा है। और जब खरीदते हैं तो उसकी एसेट्स, लाइबिलिटी, रिजर्व सारे कैपिटल नेचर के होते हैं। और उस कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और कैपिटल नेचर की इनकम का जो डिफरेंस है वो क्या कहते हैं? हम उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व। मैं उसे ये कहता हूं, ये मेरी एसेट्स, ये मेरी लाइबिलिटीज, ये कैपिटल नेचर की एसेट, ये कैपिटल नेचर की लाइबिलिटी, और ये सारे कैपिटल नेचर के रिजर्व। और जितने भी कैपिटल नेचर के रिजर्व होते हैं उनको हम जनरल रिजर्व, वर्कमैन्स रिजर्व ऐसे नहीं लिखते, P&L ऐसे नहीं लिखते, हम उनको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे रिजर्व किस में कंसोलिडेट हो जाने? कैपिटल रिजर्व या गुडविल के नाम से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और घबराने की कोई बात नहीं। इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट के नाम पर आखिरी कंसेप्ट है। कंसेप्ट के नाम पे जो सॉलिड कंसेप्ट है ये आखिरी है आज। इसके अलावा सारा काम हमारा परचेज कंसिडरेशन पे चलेगा। तो इसलिए मतलब कुछ बच्चे इस पे हौसला ले सकते हैं कि कितना हौसला और रखना है भाई, इतने दिन तो हो गए, मैं तो अब गिरने वाला हूं। तो बस इसके बाद गिर जाना, ठीक है? सुनो भाई, मैंने एक बिजनेस की एसेट्स खरीदी 100 की, लाइबिलिटीज खरीदी 30 की, P&L खरीदा 10 का, और उसके बदले में मैंने लिक्विडेटर को देने हैं ये 100 हो गए। ये कितना हो गया? 100 - 30,
70 और 10 का रिजर्व 60 और मैंने दिए 90। हाँ जी, अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ गया? 30 की क्या आ जाएगी? अब देखो, लेकिन चक्कर क्या है, उसका पी एंडल खरीदा तो पी एंडल अगर मैं यहां पी एंडल के नाम से लिख दूंगा तो कौन सा हो गया? रेवेन्यू रिजर्व, जबकि है क्या ये? कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं इसको यहां कैपिटल रिजर्व लिख दूं तो कैसा लगे? अच्छा लगेगा। हाँ, जहां वो जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं ना, वहां यहां जाकर क्या बन जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। वो जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो यहां कौन से नेचर के हो जाते हैं? कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। परचेज के केस के अंदर, यार अभी इतनी रामायण सुनाई है क्यों सर? ठीक है, वहां जो परचेज वाले जो हैं, जो परचेज वाले हैं वो यहां के रेवेन्यू रिजर्व नहीं कहलाते। रेवेन्यू रिजर्व बराबरी में होते हैं, दोस्ती में होते हैं, परचेज के केस में नहीं होते। मर्जर के केस में तेरा रेवेन्यू रिजर्व मेरा रेवेन्यू रिजर्व, तेरी एसेट मेरी एसेट, तेरी बुक वैल्यू मेरी बुक वैल्यू, तेरी लाइबिलिटीज मेरी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू, रिजर्व की बुक वैल्यू रिजर्व की बुक वैल्यू। मैं कोई चेंज नहीं करूंगा उसके अंदर, तू आ जा बस यहां बैठ जा मेरे साथ। लेकिन परचेज के केस के अंदर तो भाई खरीदा है, कीमत दी है, हर चीज की कीमत दी है, एसेट की कीमत दी है, लाइबिलिटी की कीमत दी है, रिजर्व की कीमत दी है। तो एसेट भी कैपिटल नेचर की है, लाइबिलिटी भी कैपिटल नेचर की है, रिजर्व भी कैपिटल नेचर के हैं। और कैपिटल नेचर के रिजर्व को हम रेवेन्यू रिजर्व या पी एंड एल या जनरल रिजर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो वहां जो पी एंड एल होता है उसका नाम यहां क्या पड़ जाता है? कैपिटल रिजर्व। बात समझ आ गई? किस केस में? परचेज के केस में। तो वहां ये बैलेंस शीट में किस नाम से चमकता था? पी एंड एल के नाम से। और आपने कहां ट्रांसफर कर दिया था उसको? इक्विटी में। तो इक्विटी बोला जी मेरी झोली में ना एक पी एंड एल पड़ा है। तो हम कहेंगे दोस्त ऐसा है, तेरी झोली में उसका नाम पी एंड एल है ना, बाहर निकाल ले, यहां रख दे, लेकिन उसका नाम क्या रख? कैपिटल रिजर्व। बात समझ आ गई? होते हैं रिजर्व, लेकिन वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं होंगे। कौन से नेचर के होंगे? कैपिटल। चलो जी, अगर मैं ये कहूं कि ये एंट्री मैंने कर दी और अब मैं बैलेंस शीट में यहां गुडविल दिखाता हूं 30 और यहां कैपिटल रिजर्व दिखाता हूं 10, यह है कैपिटल नेचर का लॉस और यह है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। दिस इज नॉट फेयर। इनको हमें सेट ऑफ करना पड़ता है भाई। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। गुडविल अपने आप में शेर है और कैपिटल रिजर्व अपने आप में शेर है। गुडविल कैपिटल नेचर का लॉस है और कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट कहती है मेरा मजाक बना रखा है क्या तुम लोगों ने? मैं अपना नाम रखे हुए हूं बैलेंस शीट और तुम सारी सामान दिखा रहे हो। क्या ये बैलेंस दिखाओ? बैलेंस शीट है तो बैलेंसेज ही दिखाओ, नेट बैलेंसेज ही दिखाओ। कोई आगे कहेगा, पूछेगा मेरे से, तो मैं क्या जवाब दूंगी भाई कि ये क्या है? कैपिटल लॉस भी प्रॉफिट भी। ओ वाओ, वेरी लॉजिकल। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार तो लिख देते हैं यहां कैपिटल रिजर्व तो गुडविल आ जाती है, फिर हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं कैपिटल रिजर्व टू गुडविल 10। तो इसका मतलब ये यहां नहीं आएगा और गुडविल कितनी आ जाएगी? 20। क्यों? गुडविल 30 की डेबिट थी, क्रेडिट होगी 10 की, तो 20 की रहेगी। इतने पंगे करने काहे को है? किस लिए करने हैं? पहले इक्विटी को कहूं तेरी झोली में क्या है? बोला मेरे पास जनरल रिजर्व है, मेरे पास पी एंड एल है, रेवेन्यू रिजर्व है। हम कहें निकाला। अब इसका नाम चेंज कर, नाम चेंज किया, क्या नाम रखा? कैपिटल रिजर्व। वो हमने यहां लिखा। उसके बाद बोला क्या आया? गुडविल। अच्छा गुडविल भी है, कैपिटल रिजर्व है, फिर हम राइट ऑफ करें। राइट ऑफ करके मैदान में क्या बच गई? गुडविल। फिर हम उसको लिखे, उसको कह रहे हाँ क्या है तेरे पास? बोले रेवेन्यू रिजर्व। काटा मार, एसेट्स लाइबिलिटी रख, डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रिजर्व लेके आते हैं वो हम इसे एंट्री के अंदर कहीं दिखाते ही नहीं। परचेज के केस में, मर्जर के केस में आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोस्ती पक्की, बराबर बिठाना है भाई को, दो पावर बनानी है। पावर बनाने में आप डोमिनेट नहीं कर सकते उसकी बैलेंस शीट को, लेकिन परचेज में आप डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यू आर बाइंग द बिजनेस एंड यू विल हैव टू शो लॉस और प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? बोलो। एक वो नोट लिखा आता है ना हॉरर मूवी के, कमजोर दिल वाले कृपया इस फिल्म को ना देखें। ये चैप्टर उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो कहते हैं हमारे को नहीं पता ये कैसे आता है, आप ये बताओ एंट्री क्या करनी है। उन बच्चों के लिए चैप्टर नहीं है, कम से कम मेरे पास।
क्योंकि 3 दिन के अंदर जितना मैंने करवाया ना, इतने दिन के अंदर आधा चैप्टर करवा देते हैं। लॉजिक समझ नहीं आता, ये लॉजिक है इसका, ठीक है। लेकिन अभी तो गेम देखते जाओ, पीसी के अंदर और गेम बाकी है, लेकिन लॉजिक के मामले में ये सबसे सॉलिड लॉजिक है इस चैप्टर के अंदर। लास्ट, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ओवरऑल। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, यानी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, जब बिजनेस परचेज किया जाता है तो पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। फिर वो पिटारा खोलता है जो भर के आया है वहां से, उसके अंदर जो भी एसेट्स है उनको धोकर बिल्कुल मांझ कर अच्छे से एसेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन वैल्यू वो नहीं लिखी जाती, वैल्यू यहां एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू शेयर होल्डर को बोले तुम रुक जाओ एक बार, तुम्हारे पास क्या है रिजर्व, लेकिन वो वहां रिजर्व कौन से थे, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों थे वहां, लेकिन यहां सिर्फ क्या रहेंगे कैपिटल। तो हमने कहा इनको लिखो मत एक बार, क्यों इनको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे फिर वो गुडविल आएगी, फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व एडजस्ट करते फिरेंगे, अपने आप आ जाएगा ना यार गुडविल या कैपिटल रिजर्व, हम क्यों टेंशन लें इस चीज की। तो इसलिए एसेट्स जो टेक ओवर की वो लिखी जाती है, लाइबिलिटीज जो टेक ओवर की वो लिखी जाती है, फिर परचेज कंसिडरेशन लिखा जाता है टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, और उसके बाद डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाता है, और वो जो डिफरेंस आता है ना गुडविल या कैपिटल रिजर्व, उसके अंदर ये सारे रिजर्व समा जाते हैं। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंक्लूजन है, ठीक है, और उसके अंदर सारे लोग आ गए, सबका कंक्लूजन आ गया। हम एक बार उनको कैपिटल रिजर्व लिखते, एक बार गुडविल लिखते, फिर आपस में एडजस्ट करते, हमने सीधा ही कर दिया एक। क्लियर, ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन के अंदर सर एक सेकेंड, मैंने वो एंट्री कहाँ लिखी थी, ये है ना, सबसे पहले जो लिखी थी वो ये एंट्री है ना। यस सर। हाँ जी तो मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं लिखता, और मैंने क्या किया, जो एसेट टेक ओवर की, जो लाइबिलिटी टेक ओवर की, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी जी, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो कितना आएगा 5,05,000, ये गुडविल आ गई आपकी। सर हाँ जी बोलिए। ये तो जैसे परचेज के केस में आपने बताया, फिर आप बोल रहे हो मर्जर के केस में आप यहाँ P&L लिखेंगे। हाँ जी। तो फिर सर ये आपा की 2,40,000 गुडविल थी वो भी नहीं लिखेंगे, पूरा 5,05,000 P&L में डालेंगे। मैंने मना कर दिया था कि ये क्वेश्चन पूछना नहीं है, ये मैं मर्जर में ही बताऊंगा फिर, ठीक है ना। एक रेडी वाला केले बेच रहा था, तो किसी ने पूछ लिया तेरे जैसे नहीं कि भाई साहब केले क्या भाव है, बोले 50 रुपये दर्जन है, बोले अच्छा सारे, बोले मैं नहीं बेचता, बोले तो, बोले मैं सारा दिन क्या करूँगा फिर, ठीक है। तो मैंने आगे भी तो केले बेचने हैं यार, सारे अभी बेच दूँ क्या है? यस आवाज नहीं भाई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक हेडिंग लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर इन दी बुक्स ऑफ। सर एक मिनट रुक जाओ सर। नो सर इंपॉर्टेंट है, जा करा। अरे क्वेश्चन वो तो इमरजेंसी होती है, मेरा तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बोल, क्या हुआ? जो कल आपने होमवर्क दिया था, हाँ उसमें जो लेजर अकाउंट्स बनाने थे, पर्टिकुलर एसेट के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाने हैं क्या उसमें? ना बिल्कुल नहीं। ठीक। हाँ जी यस सुनिए, चलो भाई, हेलो, समझाने का काम हो गया, एक बार लिखने दो जरा, ठीक है। और बिल्कुल कोई बच्चा बोलेगा नहीं, आप राउंड पे चले जाओ। जर्नल एंट्रीज, when business is taken over, तो हम एंट्री लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अब नेचुरल सी बात है, जब मर्जर होगा तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन
और वैसे कितना था 17,20,000। इसकी एंट्री समझाते वक्त मुझे अमाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। बीइंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड टेकन ओवर। नंबर 2, ओके, हाँ, ट्रांसफरर कंपनी टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आएगा भाई, ट्रांसफरी कंपनी नहीं आएगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेकन ओवर। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेकन ओवर। जब बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, और जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर की फॉलोइंग एंट्री इज जर्नलाइज्ड। मैं पहले एंट्री लिख देता हूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट बीइंग बिजनेस ऑफ, ऐसा कुछ है, एक मिनट मेरे माइंड से उतर गया होगा। वाई लिमिटेड अक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड। ओके, मैं शायद जेड को वो बोले जा रहा हूं, पहले भी ऐसा ही बोला होगा शायद। लो जी, यहां जेड है। एक्चुअली मेरा ध्यान इस एंट्री की तरफ है पूरी तरह से। एसेट्स अकाउंट डेबिट विच आर टेकन ओनली और विद इंडिविजुअल नेम और एट एग्रीड वैल्यू। लो जी, सारी की सारी एसेट्स आपने एग्रीड वैल्यू पे दिखानी है। ये ध्यान रखना, ये सारी एसेट्स किस पे दिखानी है? एग्रीड वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे नहीं दिखानी है। और थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे आप टू लाइबिलिटीज अकाउंट। विच आर टेकन ओनली और विद इंडिविजुअल नेम, विद इंडिविजुअल नेम और एट एग्रीड पेबल वैल्यू, एग्रीड पेबल वैल्यूज। टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट और यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। डिफरेंस जो है गुडविल अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इन दोनों में से एक आएगा बैलेंसिंग फिगर में। being assets and liabilities of transferor company taken over and balancing figure transferred to goodwill या capital reserve। इसके लिए स्टार लगा लेंगे आप, गुडविल और कैपिटल रिजर्व पे स्टार लगा लेंगे।
आपको ये तो पता चल गया होगा कि +2 के अंदर ये जो बैलेंसिंग फिगर में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता था, यही बड़ी मुसीबत बन के आया है बस। अब पहले इसको सस्ते में टाल देते थे कि चलो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं, है ना। अब ये मेन बन गया है सब कुछ। आवाज ना आए बिल्कुल भी, और सुनिए ध्यान से। इट शोज लॉस ऑन परचेज, दैट इज गुडविल, और प्रॉफिट ऑन परचेज, दैट इज कैपिटल रिजर्व। इट शोज लॉस या प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। एक आपने नोट लिखना है, ऑल रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर नोट ऑल रिजर्व्स। और ऑल रिजर्व में ना क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो। ऑल रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर नॉट क्रिएटेड हेयर बिकॉज दे ऑल आर treated as capital nature reserves in case of purchase and automatically एडजस्टेड। कॉलेज के बाहर लड़की जा रही थी, अब लड़कियां, ये लड़के सारे के सारे दीवार पे बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा लड़कियों में हेजिटेशन सी रहती है। वो बेचारी नीची गर्दन करके और बिल्कुल सीधा क्लासरूम को टारगेट करके जा रही थी, बीच में कोई गोबर पड़ा था, उसके ऊपर पैर रखा गया। अब लड़कों को मौका चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखो कितने खुश हुए हैं लड़के। लड़की बोली ओके शर्माइए मत, एक एक पीस उठाइए और इट्स फॉर यू ओनली। क्या कहते हो अब? एडजस्टेड विद गुडविल और कैपिटल रिजर्व विच कम्स एज बैलेंसिंग फिगर। मेरे ख्याल से इतना लिखना काफ़ी है सब कुछ समझाने के बाद कि हमें एसेट्स लिखना है, लाइबिलिटी लिखना है, लेकिन रिजर्व्स को नहीं लिखना है, क्योंकि उसके सारे, चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, सारे के सारे यहाँ पर कैपिटल माने जाते हैं। और वो फिर जब हम बैलेंसिंग फिगर में लॉस या परचेज निकालते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो सारा वहाँ एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है चीज़? चलो जी लिखो, शाबाश। हाँ लो जी, इस एंट्री को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें इक्विटी शेयर्स की जो नेट पेबल वैल्यू है उससे ज्यादा बन रही है, बट किसी क्वेश्चन में अगर कम बने, अभी बात कर लेंगे, अगर नहीं जो बता दिया बस एक बार उसी में बात करनी है, ये काफ़ी है फिलहाल, ये मोर देन एनफ है जो बताया जा रहा है। चलो भाई, हाँ जी चलिए। सो इन दिस क्वेश्चन, एक मिनट, ऐसा है, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। मैं थोड़ा लाइट करके इस चैप्टर को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बर्डन है, लेकिन फ़ायदा नाजायज़ उठाओगे तो फिर देखो मैं तुम्हें तीर में से निकाल दूंगा एकदम, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम तीर होता ना, बिल्कुल सीधा ऐसे जाओगे इस चैप्टर में से, हिलने नहीं दूंगा मैं फिर, ठीक है। तो इस चीज़ जब पढ़ रहे हैं तो तुरंत बंद,
मजाक हो रहा है, ठीक है मस्ती करो, उस टाइम कोई पढ़ता पाया गया तो फिर देख लो। हाँ, सो इन दिस क्वेश्चन मुझे बताओ यार, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 6,50,000 और पेटेंट्स, पेटेंट अकाउंट डेबिट 20,000। यस, और बताइए, इन्वेंट्री 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,000। यस, और बस एसेट्स हो गया। स्पेस छोड़ देंगे आप कैपिटल रिजर्व या गुडविल के लिए। लाइबिलिटीज में क्या क्या था? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की एग्रीड वैल्यू बताइए 1,20,000। और यस, टू कितने परसेंट आए हैं वहां से? वहां से जो आए हैं ना वो लिखने हैं। 6% डिबेंचर्स इन कौन सी कंपनी? हाँ, जेड को टेक ओवर किया हमने, जेड लिमिटेड। और जरा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अजीब थी। 2 लाख उसके डिबेंचर्स थे और 100 वाले दिए, तो 2,000 डिबेंचर्स और इंटू ₹105, 2,10,000। ये इसकी एग्रीड वैल्यू हो गई जी, एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टेकन। डिबेंचर के मामले में ऐसे तमाशे चलते रहेंगे पूरे चैप्टर में, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, तो ये कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ने की कि लाइबिलिटी की वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाए। ट्रेड पेबल्स 6% डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन 5,000। और देखो बस, और बाकी मैं लिख रहा हूं, रिजर्व सारे लिख रहा हूं मैं, लेकिन फिर मैं इसको लिखकर काट दूंगा, तो जो मेरी ऊपर कही हुई बात है वो जस्टिफाई हो जाएगी। राइट, क्या क्या था? टू कैपिटल रिजर्व, 1 लाख, 2 P&L, 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000। सबको पता लग गया होगा कि मैं लिख क्यों रहा हूं, इसीलिए कि मैं लिखकर काटूंगा इसे, ताकि आपके यहां गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला मामला क्लियर हो जाए बिल्कुल।
हाँ जी, ये सारे ये सारे रिजर्व्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसीलिए इन सब को यहां से उड़ाना चाहिए। हाँ, कैपिटल रिजर्व होता ना तो हम जिंदा रख लेते, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में भी कैपिटल रिजर्व आना है और ये भी आना है, तो देख लेते हम कि कौन सा रहेगा। हाँ जी, अब मैं लिखता हूं टू बिजनेस परचेज अकाउंट। यस, बिजनेस परचेज अकाउंट कितना? 17,20,000। अच्छा, इस सेंटेंस को पूरा लिखें। इन केस ऑफ परचेज के केस में हम इनको कैपिटल प्रॉफिट्स मानते हैं, और इसको हम जनरल रिजर्व P&L इनके नाम से लिख ही नहीं सकते। अगर हम लिखेंगे तो सबको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे, फिर वो पंगा लेना ही क्यों है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में सब कुछ एडजस्ट हो ही जाना है। तो इसलिए हमने एक बार उनको छोड़ दिया और ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर आ जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, नहीं दोस्त, ऐसा है ना, ये कह रहे हैं जी कैपिटल रिजर्व की क्या बात बोल दिया आपने। एसेट्स है 100 रुपए की, लाइबिलिटीज है 30 की, और कैपिटल रिजर्व भी है 10 का। ठीक है जी, आपकी वैल्यू एसेट्स कितने की है? 100 की, और लाइबिलिटीज और रिजर्व कितने के हैं? 40 के। तो वैल्यू बनती कितनी है? 60, और आपने पे किया 35। परचेज कंसिडरेशन 35 है। सुनो भाई सारे ध्यान से, 100 की एसेट्स परचेज की, लाइबिलिटीज 30 की, 10 का कैपिटल रिजर्व, तो एक तरह से 40 के रिजर्व और लाइबिलिटी और 100 की एसेट्स, तो एक तरह से 60 वैल्यू बनती है, और आप पे कर रहे हैं 35। बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम किस में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कितना? 25 रुपए। राइट। अब एक कैपिटल रिजर्व ये है, एक कैपिटल रिजर्व ये है, तो वैसा ही हो गया जैसे गुडविल वो थी, एक गुडविल वो थी। तो इसलिए इस कैपिटल रिजर्व को हटा ही दो ना यार, यहां अपने आप 35 आ जाएगा। इसीलिए कैपिटल रिजर्व को अवॉइड करता हूं मैं। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, सब बच्चे एक एक बात को कंसंट्रेट करके सुनेंगे। मेरे पास इसके बाद बताने के लिए कुछ होगा नहीं। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, मैं साथ हूं तुम्हारे बिल्कुल। जो कहोगे पूरा करवाना है, जो कहोगे टैली करवाना है, सारा काम करेंगे हम। लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा, इससे कम गहराई के बिना इस चैप्टर को समझा नहीं जा सकता। क्योंकि कई बच्चे इस तरह की शिकायत करते हैं कि इतनी गहराई में समझा देते हो, हम तो डूब के ही मर जाए। तुम लायक हो इसके। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं कैपिटल रिजर्व को इसलिए हटा रहा हूं कि एक बार मैं लिखूं फिर एक बैलेंसिंग फिगर में आएगा। इसी तरह से गुडविल भी तो मैंने दो बार इसलिए हटाई कि गुडविल एक बार वो लिखो फिर एक बार बैलेंसिंग फिगर में आएगी। ठीक है? हाँ, परचेज के केस में ये सारे पंगे परचेज के केस में है। मर्जर में सारी दुनिया यूं की यूं शिफ्ट हो जाएगी भाई की। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे पहले मैंने बताया था, जनरल रिजर्व P&L सब लिखा था मैंने। लो जी, और मैंने एक काम और कर देना है यहां। एक तो गुडविल यहां मैं लिख रहा हूं पहले की, एक तो है 2,40,000, और एक और गुडविल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। $2,65,000, क्योंकि टोटल 5,05,000 होनी चाहिए ना। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे? हाँ, इसकी बजाय आपने लिख लिया ना, दोनों लिख लें आप अच्छे से। हाँ, तो इस दोनों को ही बैलेंसिंग फिगर में कर लेंगे। लो, नहीं काटता, तो 5,05,000 आ जाएगी। ये लीजिए। मुझे लग रहा है इस एंट्री का कंसेप्ट समझ आ गया आपको अच्छे से।
डन बीइंग, अच्छा ये नरेशन तो मैंने लिखी दी थी पहले, चलो अब जरा ये सेकेंड एंट्री है। थर्ड एंट्री, सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट इज परचेज कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, लिक्विडेटर ऑफ, यस लिक्विडेटर ऑफ कौन सी कंपनी, जेड लिमिटेड डेबिट, कितना था जी 17,20,000 टू कैश और बैंक कितना दिया आपने, एक तो दिया 40,000 और एक दिया 1 लाख, तो 2 लाख तो आपने कैश दिया है जी आपने। अच्छा मुझे ये बताओ पीसी मैंने फेयर में नोट करवाया था क्या, नहीं करवाया ना, अब मैं करवा दूंगा अच्छे से क्योंकि उस टाइम मैंने समझाया था, एक्सप्लोर करवाया था सारा, ठीक है। हाँ जी यस, टू कैश बैंक, और आपने क्या क्या दिया हुआ है, प्रीफरेंस शेयर दिए हैं। अच्छा कितने परसेंट प्रीफरेंस शेयर दिए हैं, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर कितने थे, हाँ 4,000 प्रीफरेंस शेयर इंटू ₹100 ईच, तो कितने हो गए 4 लाख। आपने प्रीफरेंस शेयर प्रीमियम पे नहीं दिए थे क्या, क्या बात हुई थी, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा 40,000 कैश में दे दिया बस, ठीक है जी, ओके डन। चलिए जी ये सारा काम हम वर्किंग नोट में करके दिखा देंगे। आपने इक्विटी शेयर भी दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा मुझे ये बताइए आपने कितने इक्विटी शेयर दिए थे, 8,000 इक्विटी शेयर, 8,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹140 था ना, सुनो अब ध्यान से, लेकिन यहां तो फेस वैल्यू ही जाएगा 8 लाख। हेलो 100 वाला शेयर 140 में दिया तो 100 तो शेयर कैपिटल में और 40 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। हाँ सुनो, हाँ 8,000 कर देता हूं इसको तुम्हें, लेकिन ये बताओ इस बात को एग्री करके क्या, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, स्टॉप। ये है जेड लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ट्रांसफरी है ना, वाई लिमिटेड ट्रांसफरी, ओके। जेड लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड लिया और टू वाई लिमिटेड कितने लिए थे, 8,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच और 140, तो कितने के थे 11,20,000। ये कंपनी तो इस तरह से एंट्री करती है कि इसके लिए तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये तो जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। और आपने क्या खरीदे यहां पर, इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर खरीदे नहीं है, बदले में आपने बिजनेस दिए है, तो इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अच्छा टू वाई लिमिटेड क्यों किया, क्योंकि वाई लिमिटेड को आपने पहले डेबिट कर रखा है, राइट, तो वाई लिमिटेड राइट ऑफ कर दिया, ओके। ये क्या करेगा, ये करेगा जी, इसने जेड लिमिटेड को अपना क्रेडिटर बना रखा है, जेड लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने इक्विटी शेयर है 8,000, 100 ईच, कैपिटल में तो जाएगा फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 8,000 इंटू 40, कितना 3,20,000। बात समझ आएगी आपको। जो इशूइंग कंपनी है उसके लिए है डिस्काउंट और प्रीमियम मैटर करता है कि डिस्काउंट को डिस्काउंट अकाउंट में डालते हैं, प्रीमियम को प्रीमियम में डालते हैं, लेकिन जो परचेजिंग है उसके लिए तो सारा का सारा कॉस्ट है यार। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बात खत्म। आपने 100 में खरीदे हो, 80 में खरीदे हो, 120 में खरीदे हो, डजंट मैटर, आप सिर्फ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जो ट्रांसफ्री कंपनी है ना, अगर वो महंगा बेच रही है तो महंगाई जो है वो किस में दिखानी है, सिक्योरिटी प्रीमियम में, और अगर वो चीपर रेट पे दे रही है तो उसको किस में दिखाना है, डिस्काउंट में। बात समझ आ गई क्या आप लोगों को, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इशूइंग कंपनी की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कंपनी की, इशूइंग कंपनी की। तो इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं जी। तो
यहाँ तो आएगा फेस वैल्यू, कौन सा? हाँ, यहाँ आएगा फेस वैल्यू, और यहाँ आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। $8,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹40, और 40 होगा कैसे? दैट इज 140 माइनस 100, 3,20,000 being purchase consideration settled by paying cash, issuing equity shares and preference shares। जब परचेज कंसिडरेशन आप सेटल करते हैं तो उसकी ये एंट्री होती है भाई। सर आपने इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड अकाउंट की एंट्री बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, और आपने यूं भी कहा था क्योंकि वाई लिमिटेड पहले डेबिट कर रखे हमने, तो हाँ। डेबिट कब किया था? मतलब जब पीसी ड्यू किया था दोस्त। अच्छा, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है सर। पहले आपने कर रखा है वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है ना, और इसने कर रखा था बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। यहां इसने लिक्विडेटर किया होगा, लिक्विडेटर, ठीक है। आप इसको ऐसे ना समझो, ऐसे समझ लो, आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू बैंक एट द रेट ऑफ 140, और इशूइंग कंपनी क्या करेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो आप। सर हाँ जी सर, जैसे P&L अकाउंट का इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस है, हाँ जी, अगर बाय चांस डेबिट होता तो वो कैपिटल पेबल होता हमारे लिए, कैपिटल लॉस। हाँ, कैपिटल लॉस जो है, तो उसे हम उसी के नाम से दिखाते हैं P&L अकाउंट से, क्योंकि गुडविल तो हुआ नहीं ना क्योंकि उसके अंदर शामिल। अब ये देखो कि जब आप वो P&L को अवॉइड करके करोगे तो गुडविल ज्यादा आ जाएगी। तो सर पर उसका नाम सुनो एक मिनट, मान लीजिए अगर P&L शो कर देते हो डेबिट में, मान लो P&L है 40,000 और P&L डेबिट में 40,000 लिखकर गुडविल बैलेंसिंग फिगर में निकालते हो तो 2 लाख आ जाती है, और अगर P&L डेबिट में नहीं लिखोगे तो गुडविल 2,40,000 आ जाएगी। और गुडविल का मतलब क्या है? लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। तो लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस क्या? 2 लाख तो गुडविल के नाम का जो एक्सेस पे किए, और 40,000 उस पिक्चर का लॉस भुगत रहे हैं अपन, है तो दोनों ही क्या कैपिटल लॉस ही है। P&L हालांकि रेवेन्यू लॉस है, लेकिन हमारे यहाँ आके वो क्या कहलाएगा? कैपिटल लॉस। तो दोनों को गुडविल के नाम से लिखेंगे, बेशक वो अपने वहां रहा होगा रेवेन्यू, लेकिन हमारे लिए कैपिटल ही है वो, इसलिए P&L का डेबिट बैलेंस भी लिखेंगे नहीं, गुडविल में ही मर्ज करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ लो ना, P&L का क्रेडिट बैलेंस है मान लो 40, और वो लिखने के बाद गुडविल आती है 2 लाख, लेकिन अगर आप 40 नहीं लिखोगे तो 160 आएगा, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट कितना? 40, कैपिटल लॉस कितना? 2 लाख, तो कैपिटल लॉस कितना? 160, ठीक है ना। हाँ जी, पीसी आपने सेटल कर दिया जी। नंबर क्या आएगा? 4th। सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स इन, अच्छा डिबेंचर ट्रांसफरर कंपनी का नाम क्या है बताओ? जेड लिमिटेड। हेलो, ध्यान से सुने, आपने पेमेंट किस किस की करनी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की, कर दिया ना आपने? इक्विटी को कैश और इक्विटी शेयर दे दिए, प्रीफरेंस वालों को कैश और प्रीफरेंस शेयर दे दिए। अब कौन रह गया? डिबेंचर होल्डर, जिसको कह के आए हो तुम कि तुम्हारी कीमत 100 नहीं है, अपनी वैल्यू पहचानो, तुम 105 के हो, है ना। तो ये देखो सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड। आपने ऊपर जो लाइबिलिटी है ना, जेड लिमिटेड सॉरी, ऊपर जो लाइबिलिटी है वहां पर आपने क्रेडिट कितने से दिखा रखा है? देखो, ये देखो, हाँ जी बिल्कुल 2,10,000 के हिसाब से आपने लाइबिलिटी टेक ओवर की है, और इसकी सेटलमेंट, अरे सुनो, 6% डिवेंचर लाइबिलिटी है ना, इस 6% डिवेंचर को तो डेबिट कर दूं, और बदले में कितने परसेंट डिवेंचर दिए? 7% को क्रेडिट कर दूं, होगी सेटल यार? होगी कि नहीं होगी?
2000 इंटू 100 2 lakhs और 2000 इंटू 5 10,000। वो जो लाइबिलिटी परचेज की थी वो तो आपने यहां कर दिया, टू लाइबिलिटी टेकन, बात समझ आ गई। उसकी एसेट भी ली है, उसके पंगे भी सारे लिए हैं, नीचे लिख दिया ऑल एसेट्स एंड पंगास टेकन। अब ये जो लाइबिलिटी टेक ओवर की है उसको बदले में, क्योंकि ये तो 6% डिवेंचर बन के आया था, इन बंदों ने जो कवर पहन रखा था उसके ऊपर 6% डिवेंचर लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, वो कवर हटा देंगे और ऊपर पहना देंगे कौन सा 7% डिवेंचर्स। बात समझ आ गई। तो हमें 6% के डिवेंचर्स को 7% डिवेंचर में कन्वर्ट करना है। 2000 के बदले में देने 2000 ही है, लेकिन 100 वाला 105 में देना, इट मीन 10,000 हमारा क्या बन जाएगा, प्रीमियम। 6% डिवेंचर्स इन Z लिमिटेड डेबिट कितना था, 2,10,000 टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, ऐसे लिखना है 2,000 डिवेंचर्स इंटू ₹100, दैट इज फेस वैल्यू, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। being debenture holders in Z Limited settled by issuing 7% debentures at premium। ये जो एंट्रीज लिख रहा हूं खाली इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, हर क्वेश्चन में ये एंट्री ऑलमोस्ट होती है, लेस और मोर। अब किसी कंपनी के डिवेंचर ही नहीं है तो क्या डिवेंचर सेटल करेंगे भाई, वो एंट्री इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, yes, number 5 liquidation expenses if paid and borne by transferee company। सुनिए ध्यान से, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इफ पेड एंड बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, वो पता नहीं, सुनिए भाई ध्यान से। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है कि ट्रांसफरी कंपनी अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करती हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ये कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना रही है, एक तो ये बता दो। हाँ जी, Z लिमिटेड टू, अरे नहीं, इसने कितने पे किए हैं, इसने इतने कितने 10,000 पे किए हैं, 2500 की तो हमें कोई एंट्री करनी नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस टू कैश और P&L टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मतलब P&L से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ये खर्चा किसके कारण करना पड़ रहा है? बिजनेस परचेज करने के कारण। दिस इज ऑल्सो लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस विच विल बी ट्रीटेड एज गुडविल टू कैश होगा। यार मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीदा, 100 की एसेट खरीदी, 30 की लाइबिलिटी खरीदी, 70 तुम्हारी वैल्यू थी, 90 मैंने तुम्हें पे किए, तो 20 लॉस हुआ मेरा, गुडविल। तुम्हारे खर्चे भी मैं भुगतूं, लॉस हुआ, गुडविल। क्यों भुगत रहा हूं तुम्हारे एक्सपेंसेस में? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? खास बात है, और खास बात का नाम क्या है? गुडविल। और उस खास बात के नाम के पैसे फालतू देने पड़ते हैं हमेशा। तो अगर ऊपर सेकंड एंट्री में गुडविल आ रखी है तो यहां पर भी गुडविल टू कैश आएगा। कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस खरीदने पर प्रॉफिट हो जाता है,
कि आपको प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस हो गया 40, मतलब कैपिटल रिजर्व, और 10 रुपए खर्चा करना पड़ गया, तो कैपिटल रिजर्व कितना रह गया? 30, है ना? समझ रहे हो? कैपिटल रिजर्व टू कैश कि ऊपर सेकंड एंट्री के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। 100 की एसेट है, 30 की लाइबिलिटी है, 70 वैल्यू बनती है, हम दे रहे हैं 30, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 40 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन दूसरी जेब से 10 रुपए निकल भी गए एक्सपेंसेस के नाम के, तो 30 का प्रॉफिट हो गया। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या चल रहा है सारा। हाँ, ऊपर गुडविल, ऊपर कैपिटल रिजर्व आ गया 5 रुपए, खर्चा हो गया 10 रुपए। कैपिटल रिजर्व और गुडविल की दुनिया को एडजस्ट करके चलना है, सीधी सी बात ये परचेज के केस के अंदर। हाँ, मर्जर का केस होता अपन भाई तेरा गम मेरा गम, P&L से जाएगा, P&L से चार्ज करेंगे, ठीक है। मैं होता लिक्विडेट तो कहां से चार्ज करता? P&L से। तू भी तो लिक्विडेट हो रहा है, तू मेरा भाई है, चलो ठीक। सर हाँ जी, P&L से। सर आपने कहा परचेज के केस में वहाँ का जैसे रिवेन्यू है तो अपने लिए कैपिटल होता है। हाँ जी। तो सर ऐसा होता क्यों है वैसे? है, सारी स्टोरी सुना दी यार, पूरी महाभारत पढ़ ली, अब कह रहा है सीता को वनवास क्यों मिला था। हाँ, महाभारत पढ़ी है। हाँ, अब ये पूछ रहे हैं सीता कहाँ आ गई, तो वही तो पूछ रहा है। अच्छा, रामायण में, ठीक है, सारी बात हो चुकी दोस्त। तो सर इसका रीजन वैसे ये है कि क्यों आप परचेज कर रहे थे, इसीलिए अपने ना, मैंने बता दिया सारा, अब तुम अपने आप में रिवर्स जाके सुनना। सर हाँ जी, इधर इधर। सर जब हमने आवाज नहीं भी, जब हमने ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट्स बनाए थे उसमें एंट्री ये की थी, जब ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करी थी कि ट्रांसफर कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसमें भी सर हाँ कर दो, बेशक कर दो, मैं तो अल्टीमेट रिजल्ट बता रहा हूँ, आप कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जो वो पे करेगी वो लेने हैं, हम नहीं देने हैं। मैंने गुडविल टू ट्रांसफरर और ट्रांसफर टू कैश, अल्टीमेट एंट्री क्या होगी? गुडविल टू कैश ना, मैं तो लास्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक्सपेंसेस की एंट्री समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस को परचेज करने पर लॉस होता है तो गुडविल में डालते हैं, और खर्चे करेंगे तो भी वो लॉस का ही पार्ट होगा, तो गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर परचेज करने पर प्रॉफिट होता है तो हम किस में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। और अगर हम इस कैपिटल रिजर्व में से कुछ एक्सपेंस करते हैं तो हमारा कैपिटल रिजर्व रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट इंक्रीज हो जाएगी, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बीइंग liquidation expenses of transfer company paid। अब आप गुडविल टू ट्रांसफर कंपनी करके ट्रांसफर कंपनी टू कैश बैंक कर दो या सीधा कर दो, डजंट मैटर। अच्छा, कितना आएगा? अमाउंट क्या थी? हाँ, तो हमारे यहाँ 10,000 आएगा जी। हमारे यहाँ कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, क्या आएगा? गुडविल। तो अब बैलेंस शीट में टोटल गुडविल कितनी आएगी? ऊपर कितनी आई थी? 5,05,000 और 10,000 ये हो गई। हाँ, तो 5,15,000। यस, टोटल गुडविल फॉर कंबाइंड बैलेंस शीट रुपीज 5,05,000 प्लस 10,000, तो रुपीज 5,15,000। सर हाँ जी, इस एंट्री को सेकंड एंट्री में मर्ज नहीं कर सकते? नहीं, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की है, ठीक है, और ये एक्सपेंस को पे करने की, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। मर्ज तो सारी एंट्री एक साथ भी हो जाएगी। वो डिवेंचर भी मत दिखाओ आप यहाँ, टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा दो, आप पीसी भी सेटल मत करो, इक्विटी प्रीफरेंस ऊपर दिखा दो, सारा काम हो जाएगा एक ही एंट्री के अंदर। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर भी मत दिखाओ, वो भी कर दो सेटल, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री होगी। सर हाँ जी सर, जैसे पार्टनरशिप में हम गुडविल राइट ऑफ करते थे, हाँ, तो वैसे कंपनी में राइट ऑफ नहीं होगी गुडविल?
नहीं दोस्त, कंपनी के अंदर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि परचेज गुडविल को आप दिखा सकते हैं, और हम सारे के अंदर जहाँ जहाँ हमें गुडविल दी हुई हो वहाँ परचेज गुडविल ही करते हैं। भाई कंपनी अगर शो कर रही है इट मीन्स फॉलो करके ही कर रही है। पार्टनरशिप में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी तो है नहीं, वो मुन्ना भाई और सर्किट दोनों मिलके जो मर्जी दिखा देते हैं, उनको कोई बोलता है नहीं, क्योंकि वो घोड़ा। हाँ जी, लो जी, जो आपने फेयर नोटबुक खोल रखी है ना, उसी के बैक साइड में थोड़ा सा रफ वर्क करना है एक बार। हाँ, थोड़ा सा रफ वर्क। और इसमें एक यस लिमिटेड कंपनी है और एक नो लिमिटेड कंपनी है। ये सारा करोड्स में है डाटा। शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब कुछ सही है। नॉन करंट असेट्स, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओहो ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम, हाँ लोन फ्रॉम का मतलब नो लिमिटेड के लिए तो क्या है ये लायबिलिटी, और लोन टू नो लिमिटेड इसके लिए क्या है एसेट, और इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल ओविंग्स। ये आपके फाउंडेशन में भी आता था कि एक ने पैसे लेने हैं और एक ने पैसे देने हैं, ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ा सा अलग है। यहां पर यस कंपनी ने नो कंपनी को ₹10 एक तरह से उधार दे रखे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल ओविंग्स। इसको मैं थोड़ा समझाने के बाद आपको ठीक से होमवर्क दे पाऊंगा, वरना मेरे पास कोई खास काम है नहीं और मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस तो करके आएं घर से। तो भाई अपने दिमाग से करके आना है बिल्कुल एकदम, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पीसीवीसी कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बैलेंस शीट है यस कंपनी की और एक बैलेंस शीट है नो कंपनी की। नहीं, हाँ तुम लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो साथ साथ, 2 मिनट के अंदर समझ लो बस सारा ही। लोन फ्रॉम यस लिमिटेड यानी नो के लिए क्या है लायबिलिटी 10 करोड़ की, और इसके लिए क्या है एसेट 10 करोड़ की। एक बार समझ लो फिर लिख लेना चाहिए 2 मिनट के अंदर, जल्दी समझ आ जाएगा ये। जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो ये यहां टू लोन हो जाता है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई, ठीक। उसके बाद जब इसका बिजनेस ये टेक ओवर करता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट एग्रीड वैल्यू, टू लायबिलिटीज अकाउंट एग्रीड वैल्यू, और जब ये एसेट टेक ओवर करता है तो ये लोन यहां आता है। बिल्कुल समझ आ रही है बात। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स लेती है, लायबिलिटीज लेती है, तो जब एसेट्स लेगी तो ये लोन भी तो लेगी ना। इसने तो यहां करके खत्म कर दिया काम, बोला जी अपनी टेंशन तो खत्म, अपने को तो अकाउंट्स क्लोज करने के लिए बोला गया, अपन कर देते हैं। इस लोन का, लोन हमारे लिए क्या है एसेट है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने तो इसे राइट ऑफ कर दिया। वैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर, मैं वैसे जनरल बात बता रहा हूं, वैसे हमारे क्वेश्चन में क्या है, ऑन द डे यस लिमिटेड अब्जॉर्ब्ड नो लिमिटेड, कहता है यस लिमिटेड जो है नो लिमिटेड को खा गई, ठीक है। मैं वैसे ही जनरल समझा रहा हूं आपको ये, और कोई ज्यादा इस तरह से नहीं। अगर ये कंपनी, या ऐसे ही कर दूं सीधा, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, जल्दी समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी देखना, यस लिमिटेड अब्जॉर्ब्ड नो लिमिटेड, यानी ये कंपनी तो क्या हो रही है बंद, और ये ट्रांसफरी कंपनी है, राइट। जो कंपनी बंद होती है वो क्या करती है रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, और एसेट्स को तो यहां दिखा देती है टू एसेट्स, और लायबिलिटीज को यहां दिखा देती है बाय लायबिलिटीज, और इस बाय लायबिलिटीज के साथ 10 हो गया जी, अकाउंट्स क्लोज हो गया है। तो इसके लिए यहां टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। जो ट्रांसफर कंपनी है वो तो अपने बुक्स क्लोज करके बंद हो जाती है, चाहे म्यूचुअल ओविंग हो, क्या फर्क पड़ना है। ये कंपनी इस कंपनी की सारी एसेट्स टेक ओवर करती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और सारी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करती है, टू लायबिलिटीज अकाउंट, और इस लायबिलिटी के साथ ये 10 भी लेती है। क्लियर है ये बात? हेलो। फिर क्या होता है, जब बैलेंस शीट बनती है ना यस प्लस नो की, तो इसकी बैलेंस शीट में तो ये बैठा ही था पहले से,
लोन, और एक ये हो रहा गया लोन, यानी यहां तो लिखा हुआ लोन टू नो लिमिटेड, और ये लोन फ्रॉम, और ये दोनों हैं एक ही। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है तो एक ही कंपनी कहती है हम दोनों तो एक ही हैं, और तुम एक ही हो तो कह रहे हो मैंने उससे पैसे लेने, मैंने उसको पैसे देने। जब घरे ये कहते हो झगड़ा किस बात का भाई? समझ रहे हो? दो लोगों ने पार्टनरशिप करने का फैसला किया और फिर आपस में कह रहे हैं मैंने पैसे लेने, और ये पुरानी बात अब भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, जब मर्ज हो गए तब की बात है। तो ये आपस के झगड़े आपको मिटाने पड़ते हैं। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओविंग्स। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओविंग्स, आपस की लेनदारी देनदारी को खत्म करना। तो इसीलिए ये कंपनी एक एडिशनल एंट्री और करती है, एसेट को राइट ऑफ करती है टू लोन टू नो कंपनी और लोन फ्रॉम यस कंपनी। ये एक एडिशनल एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज, दूसरी होती है एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर, जो डिफरेंस गुडविल या कैपिटलिज्म में आता है। थर्ड एंट्री होती है पीसी सेटल्ड, फोर्थ एंट्री होती है डिबेंचर्स सेटल्ड, फिफ्थ एंट्री होती है एक्सपेंसेस, और सिक्स्थ एंट्री होती है एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओविंग्स। बात समझ आ गई आपको? यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, कंबाइंड बैलेंस शीट के अंदर अमलगमेशन के बाद एक दूसरे की ओविंग्स नहीं दिखानी। ए ने बी को माल बेच रखा था तो बी ए के डेटर में बैठा था और ए बी के क्रेडिटर में बैठा था। लेकिन जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी ना तो क्रेडिटर टू डेटर करके एक हटाना पड़ेगा। इसी तरह बीआरबीपी भी हो सकते हैं एक दूसरे के। आप इसको एक बार रफली नोट कर लो, मैं कल फेयर में नोट्स बनवा के फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा आपसे। 10। ठीक है, जिनका नोट होता जाए वो जाते जाएं। बाय बाय।